नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले जो व्याख्या की शुरुआत किए थे, यानी जो व्याख्या की पहली ही शुरुआत थी, कबीर को देखने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद आपसे यह कहा गया था कि निराला पर कोशिश करते हैं कि इनकी व्याख्याओं को देखें। दोस्तों, निराला की जो 3 कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता, इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, व्याख्या भी इन्हीं तीनों से बनती है। बिहार पीसीएस में आप देखते हैं सरोज स्मृति से है, तो राम की शक्ति पूजा से भी है। ऐसे ही आईएएस और पीसीएस में राम की शक्ति पूजा भी है, कुकुरमुत्ता भी है। कहीं से भी हो, निराला की व्याख्या करने के लिए कुछ खास फॉर्मूला को याद रखिए। सबसे पहले तो यह बात याद रखिए कि किसी भी रचनाकार की पंक्तियों की व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि पंक्तियों की व्याख्या आप कर भी नहीं पाएंगे। उस निराला या उस रचनाकार की रचना दृष्टि को समझने की कोशिश कीजिए, उसके रचनात्मक उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। क्या रचनाकार का कोई दर्शन है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या रचनाकार की कोई धारा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और क्या रचनाकार किसी भाषा शैली से जुड़ा हुआ है। यदि इन 4 बातों को आप समझ गए, रचनात्मक दृष्टि, उद्देश्य, दर्शन, धारा, भाषा शैली, तो समझिए कि व्याख्या आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। दोस्तों, निराला का संबंध किस धारा से रहा है? छायावादी धारा से। और छायावादी धारा की विशेषताओं को जरा याद कीजिए। जो सबसे पहली विशेषता है वो मैं शैली या व्यक्तिवाद है। मैं शैली है या व्यक्तिवाद है। दूसरी विशेषता है दोस्तों प्रकृति चित्रण या प्रकृति चेतन। तीसरी विशेषता की बात करें तो नारी मुक्ति या नारी चेतना। चौथी विशेषता राष्ट्रीय जागरण या नव जागरण। पांचवी विशेषता की बात करें तो रहस्यवाद। छठी विशेषता की बात करें तो कल्पनाशीलता। सातवीं विशेषता की बात करें तो वेदना या पीड़ा की अभिव्यक्ति। आठवीं विशेषता की बात करें तो तत्समनिष्ठ भाषा। नवीं विशेषता की बात करें तो बिंबों प्रतीकों का प्रयोग। दसवीं विशेषता की बात करें दोस्तों तो लाक्षणिकता। 11वीं विशेषता की बात करें तो मुक्त छंद। ऐसे ही कुछ और विशेषता ले लें तो चित्रात्मकता भी है। तेरहवीं विशेषता की बात करें तो पश्चिमी अलंकार हैं भाई, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय, ये कुछ पश्चिमी अलंकारों का प्रभाव है। अब बात करते हैं कि निराला छायावाद के थे तो इनकी कविताओं में भी ये विशेषताएं थीं। दूसरी बात, क्या ये निराला की कुछ खास बातों को देखें कि किस प्रकार निराला पर अद्वैत वेदांतवाद का प्रभाव रहा है। यह अद्वैत वेदांतवाद
किसी में भेद नहीं स्वीकार करता, यानी समन्वय और सामंजस्य का यह सबसे प्रबल आधार दर्शन है। कबीर ने इसीलिए अद्वैत वेदांत को अपनाया था और तब कह दिया था एक बूंदे विश्व रच्चु है। यदि निराला की एक और बड़ी विशेषता की बात करें तो उनकी जो कविताएं हैं नारी मुक्ति को विशेष महत्व देती हैं। निराला की कविताओं में बंधन विरोध या बंधनों से मुक्ति के लिए एक अद्भुत छटपटाहट है। फिर बात करें कि निराला अक्सर ऐसे प्रसंग चुनते हैं जो कथात्मक रहे हों, किंतु कथात्मक प्रसंगों में समस्याएं न केवल तात्कालिक रही हैं बल्कि शाश्वत समस्याओं की स्थापना करते हैं। इसीलिए यह माना गया कि निराला की कविताएं न केवल युगीन समस्याओं का बोध कराती हैं बल्कि प्रत्येक युग की या हर दौर में चली आ रही शाश्वत समस्याओं की चर्चा करती हैं। इसलिए आप इनकी कविताओं में द्वंद्व में सामंजस्य देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर कुछ और बातों की हम लोग चर्चा करने जाएं तो ये भी समझना जरूरी है कि निराला अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय जागरण के साथ साथ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करते हैं। अब वो किस रूप में, ये समझना होगा। जैसे राम की शक्ति पूजा में भी कहीं ना कहीं रूढ़ियों पर प्रहार है। समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी थी कि समाज धर्म और दर्शन के नाम पर बंटा हुआ था। कोई निर्गुण पंथी था तो कोई सगुण पंथी था। निराला जब राम की शक्ति पूजा लिख रहे थे तो उस समय दो प्रकार की शक्तियां थीं, एक गांधीवादी शक्तियां, एक क्रांतिकारी शक्तियां। दोनों का उद्देश्य एक ही था। जिस प्रकार समाज भक्ति और दर्शन के नाम पर बंटा हुआ था विचारधारा, उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में जनता भी विचारधारा के आधार पर बंटी थी। निराला कहीं भी किसी भेद को नहीं स्वीकार करते, इसीलिए उन सभी दर्शनों का विरोध करते हैं। उनका जो अद्वैतवाद है उन सभी दर्शनों के विरोध में खड़ा रहा है जिसने समाज को बांटने की कोशिश की। और यही वजह है कि उन्होंने मार्क्सवाद पर, फ्रायडवाद पर जमकर प्रहार किया। उनकी कविता कुकुरमुत्ता को आप देख लीजिए। कुकुरमुत्ता मार्क्सवादी कविता नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद पर व्यंग करने वाली कविता है। आज का जो मार्क्सवाद है वह किस प्रकार भटक गया है, वह राष्ट्र को बेचने के लिए भी तैयार हो गया है। आज का जो मार्क्सवाद है उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये वामपंथी, ये मार्क्सवाद ही है जो जवान और किसान को आमने सामने कर दे। जरा समझिए, आज का मार्क्सवाद जो है वह आंदोलन जीवी होता जा रहा है। किसी पे व्यंग नहीं है, बस आज की विचारधारा को समझिए। इसीलिए निराला उस कविता में भी लिख देते हैं, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टीएस एलियट ने जैसे दे मारा। जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते रोके नहीं रुकता जोश का पारा। अब जरा समझिए, प्रोग्रेसिव यानी मार्क्सवादी, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने उस कविता में मार्क्सवादियों पर व्यंग किया, उनके बड़बोलेपन पर व्यंग किया कि जो लोग मार्क्स के नैतिक कार्यों को बिना समझे, मार्क्स के मानवीय भावों को बिना समझे, यह ठीक है कि मार्क्स किसी दर्शन में आस्था नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को घृणा से जोड़ने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य बहुत ही मानवीय था, शोषण विरोध का उद्देश्य था, समतामूलक समाज का उद्देश्य था उनका। लेकिन आज के मार्क्सवादी मार्क्सवाद के नाम पर बस समाज को बांट देना चाहते हैं। उनके हाथ में तलवार आ जाए तो समाज के दो वर्गों को
बिना किसी आधार के पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में बांट दें। आप देख सकते हैं आज जो आंदोलन के स्वरूप छिड़ते जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं। क्यों लड़ रहे हैं, क्या किस लिए आंदोलन? अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाने लग गए हैं। जो हमारे लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधा या संरचना है, हम उसे ही तहस नहस कर रहे हैं। ये किस प्रकार का आंदोलन है? तो निराला हमेशा अपनी कविता में उस अद्वैत भाव को पकड़ते हैं। विचारधाराओं को बांटने में जो लोग आस्था रखते हैं उनका विरोध करते हैं। इसीलिए निराला का अद्वैतवाद आप राम की शक्ति पूजा में देखें तो निर्गुण और सगुण दोनों का सामंजस्य है। राम के चरणों में हनुमान बैठे और देखते हैं बैठे मारुति राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद्य। राम बैठे तो उनके बैठने की कुछ दशा ऐसी है कि बाएं हाथ की हथेली पर दायां पांव जमा हुआ है और दायां हाथ जो है उसकी हथेली बाएं पांव पर टिका हुआ है। साधना मध्य भी साम्य कपि गदगद। हनुमान गदगद हो जाते हैं कि ये साधना की दशा में भी राम किस प्रकार समता बनाए हुए हैं। वाम में दक्षिण, दक्षिण में वाम। उस समय की शक्तियां थीं, आपस में विभाजित थीं, बिखरी थीं। क्रांतिकारी शक्तियों को वामपंथी शक्तियों के नाम से जाना गया और गांधी के साथ जुड़ी हुई शक्तियां मुख्य धारा से जुड़ी हुई थी, उन्हें आप दक्षिणपंथी भी कह लें। दोनों का उद्देश्य एक था। निराला जानते थे कि जिस प्रकार पूर्ण ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों का समाहार है, वो तो अरूपात्मक भी है, रूपात्मक भी है। उसी प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में भी पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता यदि चाहिए तो विचारधाराओं को एक होना पड़ेगा। राष्ट्र एक होकर के ही संपूर्ण स्वतंत्रता को अर्जित कर सकता था। इसीलिए कैसी लड़ाई, किस बात की लड़ाई? दोनों का उद्देश्य एक था। यही काम करते हैं निराला कुकुरमुत्ता में भी, जहां दर्शाते हैं कि जो लोग समाज को पूंजीवाद और सर्वहारा के नाम पर बांट करके सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, क्या भारत में वास्तव में पूंजीवाद है? और दूसरी बात कि भारत में जो मार्क्सवादी शक्तियां हैं, जो अपने आप को तथाकथित समाजवादी शक्तियों के रूप में स्थापित करने को लालायित हैं, क्या वास्तव में इनका समाजवाद वो साम्यवाद है? क्या पूरे राष्ट्र को धोखा देने की ये कोशिश नहीं है? अपने लिए ऊंचे ऊंचे महल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और गरीब जनता को साम्यवाद और समाजवाद का एक झुंझुना। निराला वहां भी विरोध करते हैं कि कोई सुंदर है, कोई पारंपरिक है, कोई सनातनी है। किसी के मुंह से संस्कृत यदि निकले या कोई चुप है, कोई शालीन है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो पूंजीवादी है। इसलिए कुकुरमुत्ता में देखिए गुलाब शालीन है, सुंदर है। और शायद इसीलिए ये जो कुकुरमुत्ता है आज का तथाकथित मार्क्सवादी फूहड़ता बड़बोलेपन का परिचायक उसे भद्दी भद्दी गालियां देता है। निराला समझा रहे थे कि जो दर्शन बाहर से आयातित है, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा हो, चाहे वो फ्रायडवादी इलियटवादी विचारधारा हो, इन विचारधाराओं से, चाहे वो अस्तित्ववादी दर्शन हो, इन दर्शनों से हम इनके चश्मे से, इनके पैमाने से भारतीय समाज को नहीं देख सकते। इसीलिए निराला की उस कविता कुकुरमुत्ता में भी अद्वैत का भाव है जो किसी भेद को स्वीकार नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस कविता में आप देखें नवाब की बेटी बहार और माली की बेटी गोली, दोनों के बीच मैत्री है। समझिए, अगर कुकुरमुत्ता सर्वहारा होता तो निराला कुकुरमुत्ता का उसमें कलिया कबाब नहीं बनवाते, उसे तेल में नहीं भुनवाते और उसे खा पी करके खत्म नहीं करते। इसका मतलब है कि स्वयं निराला गरीब थे, एक सर्वहारा थे। उन्होंने कुकुरमुत्ता या गरीब का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि कुकुरमुत्ता के माध्यम से
आज के उन जनप्रतिनिधियों का, उन नेताओं का मजाक उड़ाया जो अपने आप को कहते हैं समाज के हिमायती, जो कहते हैं कि मैं तो जो ये हाशिए पर पड़ा समाज है उसका प्रतिनिधि हूँ, उसी के बीच रहकर, उसी का खाद बीज उससे छीनकर, उसी के रक्त बीज पर पल कर के ये भस्मांकुर होते जा रहे हैं। इसलिए निराला आज के मार्क्सवादियों पर प्रहार करते हैं उस कविता में। उनका एक ही उद्देश्य है कि भाई जो समाज को बांटे, जो समाज में उन्माद फैलाए, जो समाज में हिंसा घृणा फैलाए, वह समाज के लिए उपयोगी नहीं। इसलिए कुकुरमुत्ता हास्य व्यंग परक कविता है। उसका भी एक ही उद्देश्य है, मानवतावाद की स्थापना, सामंजस्य समन्वय की स्थापना। और राम की शक्ति पूजा में भी एक ही उद्देश्य है, सामंजस्य समन्वय। लेकिन किस प्रकार का? राष्ट्र के लिए समन्वय। उनकी कविताएं राष्ट्रीय जागरण की अंतिम लड़ाई लड़ती हैं, या फिर यूं कहें कि राष्ट्र को स्वाधीनता कैसे मिलती, इस बात के लिए भी अद्वैत भाव को स्थापित करती हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा में जितने आध्यात्मिक हैं उतने ही बौद्धिक भी हैं, जितने भावुक हैं उतने ही वैज्ञानिक हैं, जितने अलौकिक हैं उतने ही लौकिक हैं। इसीलिए स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा संशय। ये राघवेंद्र स्थिर हैं, लेकिन उनके भीतर जो संशय का भाव है वह एक मानवीय मन है। इसीलिए वह एक और मन रहा राम का। निराला जानते थे कि राष्ट्र को आज़ादी, राष्ट्र को स्वाधीनता तभी मिल सकती थी जब हम अपनी भावनात्मक, जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में, भारत के पास आध्यात्मिक शक्ति रही है शुरू से, हम भावुक लोग रहे हैं, हम धर्म दर्शन में आस्था रखने वाले लोग रहे हैं, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे पास पहले से है। यदि हम उसमें बौद्धिक ऊर्जा को जोड़ दें तो निश्चित तौर पर आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता, भावुकता और बौद्धिकता के द्वारा ही हम पूरी तरह स्वाधीनता हासिल कर सकते थे। आज भी देखिए स्वाधीनता के बाद इसी की कामना कर रहे हैं हम लोग। सतत विकास क्या है? भावुकता और बौद्धिकता का सामंजस्य, आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक ऊर्जा का सामंजस्य। इसीलिए बार बार कह रहे हैं हम कि निराला की पंक्तियों की जब व्याख्या करें आप तो कुछ खास चीज़ों को देखें। अब सोचिए, निराला की कविताओं में मैं शैली है, तो आप चाहे कहीं भी देखें। राम की शक्ति पूजा में जब राम कहते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर, या मित्रवर विजय होगी ना समर, या माता कहा करती थी मुझे सदा राजीव नयन, या फिर सरोज स्मृति में आप देखें, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, या फिर कुकुरमुत्ता में सुनबे गुलाब, भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंगो आब, तू नहीं मैं बड़ा। उनकी कविताओं में ये मैं शैली अभिव्यक्ति की वह शैली है जो समाज के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खारिज करती है। जैसे आप बातों को समझने लगेंगे कि निराला छायावाद से जुड़े हुए थे। छायावादी कविता बंधन विरोधी कविता है। दो प्रकार के बंधन थे, एक औपनिवेशिक बंधन यानी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और दूसरा बंधन सामंती सामाजिक बंधन। सामंती सामाजिक बंधन के विरोध में ही मैं शैली या व्यक्तिवाद आया, मन में जो कुछ हो कह जाने का भाव, क्योंकि सामंती जो बंधन थे, सामाजिक जो प्रतिबंध थे, उसमें व्यक्ति अपने मन की नहीं कह सकता था। निराला की कविताएं इस मैं शैली के माध्यम से एक तरफ सामंती जड़ताओं, सामंती सामाजिक बंधनों का विरोध करती हैं, तो दूसरी तरफ इस बंधन विरोध के रूप में वहाँ नवजागरण परक चेतना है, क्योंकि दूसरा बंधन था औपनिवेशिक। कौन सा बंधन था? पराधीनता का। तो पराधीनता को खत्म करने के लिए नवजागरण परक चेतना या राष्ट्रीय जागरण आया। कौन सी चेतना आई? और सामंती बंधनों को तोड़ने के लिए मैं शैली। दोस्तों, निराला जैसे छायावादी रचनाकार जानते थे कि आज की जो मौलिक शक्ति है,
वो प्रकृति में निहित है। प्रकृति ही शक्ति है, प्रकृति ही दुर्गा है। इसीलिए निराला इस बात को मानते थे कि प्रकृति की जो 5 शक्तियां हैं, यदि मनुष्य के पक्ष में आ जाएं तो उसकी सारी विडंबनाएं, सारी विषमताएं खत्म हो जाएं। आप कामायनी में भी यही भाव देख रहे हैं। यह प्रकृति रही दुर्जेय कह के कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद बता देते हैं, या फिर चिंता सर्ग में प्रकृति को छेड़ने से ही जल प्रलय उत्पन्न होता है, जिसमें देव सृष्टि का विनाश होता है। रचनाकार निराला भी इस बात को जानते थे कि प्रकृति की 5 शक्तियां यदि अपने पक्ष में रहेंगी, प्रकृति की 5 शक्तियां यदि संतुलित रहेंगी, तो मनुष्य का जीवन सुंदर होगा। जिस प्रकार कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, या फिर यह कहते हैं, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद। उसी प्रकार राम की शक्ति पूजा में निराला भी इस भाव को पकड़ते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। प्रकृति की कितनी शक्तियां? 5। राम की शक्ति पूजा ध्यान से सुनिएगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, पीछे अप्रतिहत गरज रहा अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। मशाल यानी अग्नि, भूधर यानी भूमि तत्व, सागर यानी जल तत्व, आकाश यानी गगन तत्व। अरे हाँ या ना? चिति जल पावक गगन समीरा। और वायु, भाई वहाँ स्तब्ध है, मंद है उसकी गति, वहाँ वायु की गति रुकी हुई है। निराला के राम बैठे हैं युद्ध के पहले दिन। लगभग रावण की सेना राम की सेना पर बुरी तरह भारी पड़ी है। राम का शरीर छत विछत हो चुका है, चारों ओर से लहू की धारा फूट पड़ी है। राम पक्ष की सेना के एक से एक अप्रतिभट बलवान सैनिक या तो मूर्छित हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि भटक गई है, जैसे हनुमान क्रोध में आकर के उनकी बुद्धि मानो कार्य नहीं कर रही है। तो राम पक्ष की सेना रावण के प्रहारों से तितर बितर हो चुकी। युद्ध का पहला दिन मानो राम पूरी तरह से पराजय के निकट पहुंच चुके हैं। राम और रावण के युद्ध का पहला दिन। अब ऐसे में जब भी राम प्रहार करते हैं रावण पर, तो सारे प्रहार विफल जाते हैं, और उधर रावण पूरे विस्तार के साथ उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल विस्तर, पूरे विस्तार के साथ लंकापति रावण राम की सेना का नाश कर रहा है। और राम के प्रहार रावण तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समस्या दूसरी है। अन्याय जिधर हैं शक्ति उधर। निराला की कविताएं न केवल तात्कालिक समस्याओं की चर्चा करती हैं, बल्कि शाश्वत प्रत्येक युग की समस्या रही है। क्या समस्या रही है? कि अन्याय अपराध को संरक्षण देने में महाशक्तियां पीछे नहीं रही हैं। आज के दौर में भी अपराधियों को संरक्षण राजनीति दे रही है। महाभोज उपन्यास आपके सिलेबस में है, तो देखिए दास साहब जैसे लोग जोरावर सिंह के सपोर्ट में खड़े हैं, मुख्यमंत्री स्वयं खड़े हैं। आज का परिवेश देख लीजिए। दोस्तों, निराला समझाते हैं इस कविता में कि प्रकृति की शक्तियां राम के विपक्ष में खड़ी हैं, इसीलिए राम हार रहे हैं। इसलिए राम की शक्ति पूजा में मौलिक शक्ति की कामना है। पारंपरिक शक्ति यदि महाशक्ति दुर्गा है, तो मौलिक शक्ति तो प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन है। आज जिस देश या जिस समाज के पक्ष में प्राकृतिक संसाधन है, वही शक्ति संपन्न है। शक्ति साधना, कविता का नाम क्या है? राम की शक्ति पूजा। शक्ति साधना का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों को अपने पक्ष में करना। प्रकृति संतुलित है तो मानव जीवन सुंदर है, प्रकृति असंतुलित है तो प्रकृति भयावह होकर मनुष्य के लिए जीवन घाती है। आज देखिए, कल आपने सुना होगा उत्तराखंड में फिर से वही ग्लेशियर का फटना। अभी 2 साल पहले, 4 साल पहले। ये क्या है और किसके कारण है? हम और आप
अपने विज्ञानवादी षड्यंत्रों से, उपभोक्तावादी बाजारवादी षड्यंत्रों से, अपने शौक से, अपनी अय्यासियों से कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। तो प्रकृति तो नहीं हार सकती। हाँ, प्रकृति पलटवार जरूर करती है और बदला जरूर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि निराला जैसे छायावादियों ने यह संकेत दिया कि प्रकृति प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकृति के साथ मनुष्य यदि अपना सद्गुण दर्शाएगा, नीति शास्त्र में सद्गुण पढ़े हैं ना, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं जीवन के लिए वरदायी साबित होगी, वरदान बनकर आएगी। इसलिए निराला कि प्रकृति चेतना आप उनकी सभी कविताओं में देखें, सरोज स्मृति में देखिए, ये देख रहे हैं कि सरोज की चर्चा कर रहे हैं, कभी प्रांगण से, कभी कुंज से, कभी मालकौश राग से, कभी उसके शरीर की तुलना नौ वीणा से। ये क्या कोशिश है, कभी दिशाओं से, कभी दिक् प्रसार से। मानो सरोज का सौंदर्य जब प्रस्फुटित होता है, वह बाल्यावस्था की केलियों को पार करके यौवनावस्था के प्रांगण में आती है, कुंज में आती है, तो मानो पूरा सौंदर्य एक सौंदर्य भार की तरह पूरे दिक् प्रसार को कंपा देता है। कहते हैं कि बेटी जब जवान होती है तो पिता को बाद में पता चलता है, आसपास के लोगों को पहले पता चल जाता है, दूसरों को पता पहले चलता है, बाप बहुत बाद में जानता है। लेकिन वो जब जानता है तो वह एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोध से ग्रसित हो जाता है। उसे लगता है कि ये बेटी बोझ बने, इससे पहले इसके हाथ पांव पीले कर दो। प्रकृति चित्रण का कमाल देखिए सभी कविताओं में। कुकुरमुत्ता देखेंगे तो वहाँ दो प्रकार की प्रकृति है। एक नवाब के आलीशान बाग बगीचे की चर्चा जहाँ है, कई प्रकार के फूल हैं, कई प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, फलों के पेड़ हैं, सुंदर क्यारी बनी हुई है, पहाड़ियाँ कृत्रिम हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रकृति है, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते कहीं कंडे, जिंदगी की लंतरानी, हवा बासीली पड़ गई। दूर बाग के पड़े थे झोंपड़े जो मिट्टी में थे अधगड़े, ये गरीबों की दुर्दिन व्यवस्था है। निराला उस व्यवस्था को भी दर्शाते हैं। यानी छायावाद की प्रकृति सुंदर भी है, भयावह भी है। मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उस प्रकृति का कैसे संचालन करे। राम की शक्ति पूजा में जैसे ही निराला के राम इस बात को समझ लेते हैं कि मौलिक शक्ति प्रकृति में है, वैसे ही कह पड़ते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर, पार्वती कल्पना है इसकी सुंदर। उन्होंने मान लिया कि जो पर्वत है वो कोई और नहीं बल्कि पार्वती की देह, महाशक्ति दुर्गा की देह। ये जो आकाश है वही पार्वती का मस्तक है, ये जो 10 दिशाएं हैं वही पार्वती की 10 भुजाएं, और पर्वत के नीचे जो सागर बह रहा है, गरज रहा है, वही शक्ति दुर्गा की सवारी है। संपूर्ण प्रकृति में ही पार्वती या शक्ति को देख लेना, ये निराला जैसे छायावादियों की सतत विकासवादी अवधारणा की शुरुआत थी। ये जानते थे कि जब तक हम प्राकृतिक शक्तियों को इज्जत नहीं देंगे, उनमें संतुलन का भाव नहीं देखेंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम स्वाधीन होंगे, ना स्वनिर्भर होंगे और ना ही स्वतंत्र। आज प्रकृति पक्ष में है तो हम स्वनिर्भर भी हैं, स्वाधीन भी हैं। प्रकृति हल्की एक करवट लेती है और मनुष्य चारों खाने चित हो जाता है। इसलिए एक तो मैं शैली को समझिए उनकी रचनाओं में जब जब ऐसे मुद्दे दिखाई पड़े। प्रकृति चेतना को समझिए या नारी चेतना को, चाहे आप सरोज स्मृति की चर्चा करें तो वहाँ देखिए पुत्री की याद में कविता लिखी गई, नारी मुक्ति। उस समय का सामंती समाज जहाँ पिता पुत्र की कामना करता था और निराला का बेटा था, एक पुत्रवान पिता भी पुत्री की मृत्यु पे तड़प उठता हो
और संपूर्ण जीवन को उस पर तर्पण करने को तैयार होता हो, जो बेटी की 18 वर्ष की आयु को गीता के 18 अध्यायों के समतुल्य मानता हो, आप समझ सकते हैं कि उस दौर में 1935-36 में भारतीय समाज को क्या सीख दे रहे थे। आज हम लोग बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, जननी सुरक्षा की बात करते हैं। निराला जैसे रचनाकारों ने नारी सशक्तिकरण की लड़ाई को कहाँ तक लड़ने की कोशिश की। इसलिए जो छायावादी रचनाएं हैं या निराला की रचनाएं कहीं नारी मुक्ति की कामना से जुड़ी हैं पत्नी के रूप में, तो कहीं पुत्री के रूप में। राम की शक्ति पूजा में राम अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे आतताई दुर्दांत से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई सेना नहीं है, कोई फौज नहीं है, कोई हथियार नहीं है, जूता चप्पल तक नहीं। तुलसी लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुबीरा। रावण दिव्य रथ पे सवार है और राम तो बेचारे पैदल हैं, लेकिन मन में दो भाव है, शौर्य है और धीरज है, धैर्य है। लेकिन जरा कमाल देखिए कि राम नारी मुक्ति के लिए, पत्नी की मुक्ति के लिए न केवल दाईं आंख कुर्बान करने को तैयार हैं, बल्कि जंगल जंगल भटक लेते हैं। ये पराकाष्ठा है निराला की कविताओं में नारी मुक्ति। जानते थे निराला कि स्वाधीनता की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जा सकती जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी, घर की चार दीवारी से मुक्त नहीं होगी, तब तक वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ सकती। इसलिए उनकी कविताओं में ये नारी चेतना है। राष्ट्रीय जागरण नवजागरण का यहाँ प्रौढ़ दौर है। अतीत से प्रेरणा लेकर के भारतीय सांस्कृतिक जागरण की कोशिश। अंग्रेजों ने अपने शोषण के अंतिम चरण में हमारा सांस्कृतिक दोहन किया था, भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की थी। ये जता रहे थे कि इनकी संस्कृति श्रेष्ठ है, इसलिए हमें आदत से, रुचि से, फैशन से अंग्रेजियत का गुलाम बनाना चाह रहे थे। और निराला जैसे रचनाकार इस बात का संकेत दे रहे थे कि हमारी संस्कृति अब भी तुम पे भारी है बेटा। इसलिए कहीं उनकी कविताओं में राम की कथा आती है, कहीं तुलसीदास का भाव है, तो कहीं आप देखें, यदि प्रसाद वगैरह की रचना देखें तो कहीं मनु आते हैं। ये क्या कोशिश है, आध्यात्मिक हमारी ऊर्जा के फिर से पुनरुत्थान की कोशिश। इसलिए हमारा जो अतीत था वह गौरव का विषय था। हमारा अतीत स्वर्णिम था, निर्दोष था। हमारी संस्कृति विश्व की गुरु थी, हम ज्ञान गुरु थे, हम कला, मूल्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों में समृद्ध थे। उन सांस्कृतिक मूल्यों का फिर से उत्थान और उसमें कहीं ना कहीं संशोधन। इसीलिए निराला की कविताओं में आप गांधीवाद को देखते हैं। छायावाद गांधीवाद की अभिव्यक्ति है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने लिखा था। जाहिर सी बात है, रहस्यवाद क्यों? तो प्रश्न आता है कि क्या छायावादी कविता रहस्यवाद के साथ खत्म हुई? निराला की कविता में रहस्यवाद क्यों है? भाई एक इसका सीधा सा कारण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। जब भी प्रतिपक्ष मजबूत हो, दुश्मन मजबूत हो, तो उसके खिलाफ हम सीधे कोई बात नहीं कह सकते। इसलिए आप कबीर को देखिए, उलटबांसी अपनाते हैं। सिद्धनाथ सामंती समाज के खिलाफ कहने के लिए संधा भाषा अपनाते हैं। और छायावादी कवियों ने भी एक शैली अपनाई, लाक्षणिकता, रहस्यवाद। ये चाहते तो कह सकते थे कि अंग्रेज कुत्ते हैं, सियार हैं, और हम भारतीय शेर हैं, लेकिन अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप लगा था। इसीलिए अपनी बात को कहने के लिए लाक्षणिकता का, रहस्यात्मकता का सहारा ले रहे थे। क्यों लिखना पड़ रहा है इन्हें? शेरों के माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। देखिए कविताएं कैसे शुरू होती हैं। रवि हुआ अस्त। भाई अंग्रेजों का दावा था कि उनका सूर्य कभी डूबता नहीं लेकिन उन्होंने हमें पराधीन बना करके अंधेरे में ढकेल दिया था। इसलिए निराला की कविताएं जो हैं अंधकार से प्रकाश की ओर गतिशील हैं। आप सरोज स्मृति में भी देखें कि अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूं पाया है जीवन में प्रकाश।
हारते नहीं, टूटते नहीं, दुखी हैं, गिरते हैं, चारों खाने चित्त होते हैं, लेकिन फिर धूल झाड़ के खड़े हो जाते हैं, जैसे निराला के राम। इसलिए आलोचकों ने लिखा कि निराला की कविताएं 3 स्तरों पे काम करती हैं। उनमें व्यक्तिगत भाव भी है, राष्ट्रीय भाव भी है, दार्शनिक भाव भी है। राम की शक्ति पूजा में निराला के राम कहीं ना कहीं निराला ही है। और सरोज स्मृति में आप देखें, रामविलास शर्मा लिखते हैं कि सरोज स्मृति के जो निराला हैं वही राम की शक्ति पूजा के राम हैं। दोनों अपनी पीड़ा को उद्घाटित करते हैं। और पीड़ा क्या है? राम की शक्ति पूजा के राम कहते हैं, धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा ही शोध। और वही राम सरोज स्मृति के निराला कहते हैं, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। ये क्या है? पीड़ावाद है, वेदनावाद है। क्यों पीड़ा? ये मुक्ति की कामना कर रहे थे, बंधनों का विरोध करना चाह रहे थे, इनमें मुक्ति के लिए छटपटाहट, लेकिन वास्तव में स्वाधीनता नहीं थी। ना तो समाज स्वतंत्र था, न राष्ट्र स्वतंत्र था। और ऊपर से प्रतिबंध, कई प्रकार के एक्ट थे। नाम सुना होगा आपने, कोई करजन था, कोई लिट्टन था, किसी ने प्रेस एक्ट लगा रखे थे, किसी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधक बना रखा था। आज तो हम आर्टिकल 19 के बलबूते किसी को भी गाली दे देते हैं, गरिमामय पदों को भी गाली देते हैं। भाषा हमारी फूहड़ हो गई है, या यूं कहें कि हम कुछ हद से ज़्यादा ही स्वतंत्र स्वच्छंद हो गए हैं। तो कहते हैं कि स्वतंत्रता जब हद से ज़्यादा हो जाए तो स्वच्छंदता की शक्ल ले लेती है, और फिर यहीं से शुरू होता है एक दमन तंत्र, जहाँ हम अपनी ही स्वतंत्रता को खो देते हैं। तुलसी कहते हैं, जिमी स्वतंत्र हो ही बिगर ही नारी। ये पूरे समाज के लिए था कि अतिशय स्वच्छंद नहीं होना है, वरना अराजकता फैलती है। नीति शास्त्र का पहला ही पाठ। नीति क्या है? मर्यादा है। मर्यादा क्या? अनुशासन है। तो दोस्तों आप देखें कि ये जो पीड़ा या वेदना है उसका कारण है, और रहस्यात्मकता लाक्षणिकता का कारण है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई छायावादी कविताओं में शैली के रूप में यदि लाक्षणिकता है तो विषय वस्तु की दृष्टि से ये कविताएं रहस्यात्मक हैं। पर क्यों? नाम छाया क्यों? देखिए मेरे हाथ की परछाई बन रही है, उंगलियों की परछाई, छोटी छोटी उंगलियां, परछाई इनकी बड़ी बड़ी। जाहिर सी बात है कि जब कोई बात ऐसी कही जाए जिसका अर्थ कुछ और निकले, इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, छायावादी कविताओं का अर्थ अन्योक्ति प्रभाव में लीजिए। जिस प्रकार पेड़ की छाया पेड़ से कहीं दूर बनती है, तो छायावाद में मय शैली का कारण आप समझ रहे हैं, सामंती विरोध, प्रकृति चेतना। क्यों? प्रकृति में ही शक्ति को तलाशने की कोशिश। नारी चेतना, नारी स्वतंत्र होगी तो राष्ट्र की स्वाधीनता में सहभागिनी होगी। राष्ट्रीय जागरण ही तो उद्देश्य था। रहस्यवाद क्यों? हम बात सीधे सीधे नहीं कह सकते थे। इसलिए निराला लिखते हैं, रवि हुआ अस्त, यानी हमारी स्वाधीनता छिन गई है, लेकिन जागना पड़ेगा। इसलिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो बात कर रहे थे निराला की कविताओं में द्वंद्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार कैसा था? हमारी पराधीनता का, हमारे आत्मबल के खो जाने का। हम कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूले बैठे थे, जैसे राम की शक्ति पूजा में हनुमान बैठे हैं भूल करके। क्रोध में आके हनुमान गरज रहे हैं, उद्गिरित कपि, मानो एक विशालकाय पर्वत से जिस प्रकार ज्वालामुखी की लपटें निकल रही, हनुमान के शरीर से भी क्रोधाग्नि फूट पड़ी है। लेकिन हनुमान को प्रबोध समझाने वाला वहाँ कोई नहीं है कि भाई चुपचाप लड़ ले, प्रभु श्री राम खतरे में है। राष्ट्रीय जनता भी हनुमान की तरह है। इसलिए छायावादी कविताएं नव जागरण का स्वर लेके आती हैं। बीती विभावरी जागरी, रात खत्म होने को है, अब जाग जा। और तब निराला अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। समझिए, निराशा से आशा की ओर। कविता की शुरुआत होती है रवि हुआ अस्त, राम की शक्ति पूजा में, और कविता का अंत होता है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन।
इसलिए जितनी पंक्तियां आप देखते हैं, उतरा दुर्गम पर्वत पर ज्यों नैशा अंधकार, और उस कविता के अंत में यानी उस बंद में चमकती दूर ताराएं हों कहीं दूर पार। भाई कहीं रात्रि का अंधकार है तो दो तारों का प्रकाश उसमें चमक रहा है, अंधकार प्रकाश का द्वंद। और है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो केवल जलती मशाल उस बंद में। आप लोग लिख रहे थे कि भाई इस पे पूरी कविता लिखिए, मैं लिखूंगा, लेकिन कविता लिख के क्या, पहले बात तो समझिए कविता में क्या है, छायावाद में क्या है, वो तो मैं लेके ही आया हूं। राग विराग, निराला की कविताओं का संकलन, इसमें राग भी है विराग भी है, द्वंद्व है। विराग कहीं ना कहीं उस समय राष्ट्रीय आंदोलनों को लेकर के, समाज की सेवा को लेकर के, इसीलिए निराला जनता को जगाने के लिए राष्ट्रीय जागरण लाते हैं और अपनी बातों को कहने के लिए रहस्यात्मकता और लाक्षणिकता की शैली अपनाते हैं। दूसरी बात, कल्पनाशीलता। क्यों? व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती उसी की तो कल्पना करता है। इसलिए छायावादी कविता के विषय में कहा गया कि छायावादी कविता, स्वयं निराला कहते हैं कि छायावादी कविता कुछ और नहीं, कल्पना कानन की देवी है। जिस प्रकार कविता कल्पना से बनती है, उसी प्रकार ये रचनाकार कल्पना में तलाश रहे थे स्वाधीनता, क्योंकि वास्तव में तो स्वाधीनता नहीं थी। तब पंत जी लिखते हैं कि छायावादी कविता विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति और भाव मुक्ति की कविता है, यानी कविताएं मुक्ति को तलाश रही थी, मुक्ति। और जाहिर सी बात है कि यहाँ छंद भी मुक्त है। पहले छंदों का बंधन था, छंदबद्धीय कविता। अब यहाँ देखिए लय तुक खत्म है। कैसे? अब आपको यहाँ से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यदि आप राम की शक्ति पूजा को देखें तो देखिए थोड़ा दिख जाए, कोशिश कीजिए। ये देखिए 18 पंक्तियां लगातार चल रही हैं, 1 2 3 4, ये 18 पंक्ति के बाद एक विराम है। यानी पहले की तरह कविता एक पंक्ति के बाद, एक अर्धाली के बाद एक विराम और दूसरी अर्धाली के बाद 2 विराम, उस रूप में नहीं लिखी जा रही थी। क्यों? क्योंकि कविता भी मुक्त छंद की हो गई। यानी शैली, भाषा, भाव सभी स्तरों पर कविता बंधन विरोधी है। पहले के जो अलंकार चले आ रहे थे, रूपक अलंकार या जिन्हें आप शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में जानते हैं, वो सभी अलंकार ध्वस्त हो गए थे। छायावाद तक आते आते नए अलंकार आ गए। प्रकृति को मानव, देखिए प्रकृति चेतना, प्रकृति में मानव रूप देखने की कोशिश। इसलिए देखिए, है अमानिशा उगलता घन अंधकार, गगन घन अंधकार, भला आकाश उगलेगा क्या? ये तो जीवित चीजें या जो सजीव चीजें हैं वो किसी चीज को खा के उगल सकें। उगलना, निगलना, अरे हाँ या ना? ऐसे ही आप सरोज स्मृति को देखें, कुकुरमुत्ता को देखें, वहाँ कुकुरमुत्ता बोल रहा है, यानी प्रकृति के तत्व आपस में बात करने को तैयार हैं। निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव प्रकृति में सजीवता का आरोप ही मानवीकरण है। ये छायावादियों की कोशिश थी। इसलिए छायावादी धारा को स्वच्छंदतावाद भी कहा गया, क्योंकि यहाँ एक अद्भुत कल्पना आई। यहाँ निर्जीव तत्वों में भी सजीवता को देखने की कोशिश की गई। बात समझिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक जागरण के कारण तत्समनिष्ठ भाषा थी और अपनी बातों को कहने के लिए बिंब और प्रतीक का सहारा ले रहे थे। राम की शक्ति पूजा में देखें तो राम राष्ट्रीय जनता के प्रतीक, रावण कोई और नहीं, अंग्रेजों का परिचायक है। और बिंब का कमाल देखिए कि निराला जैसे रचनाकार प्रकृति के तत्वों का बिंबीकरण करते हैं। उनकी कविताओं में विराट बिंबों का अद्भुत चित्रण है। भाई पार्वती खूब होंगी तो 5 फुट 6 इंच की होंगी, लेकिन उन्होंने संपूर्ण प्रकृति को ही पार्वती बना दिया। देखिए
पर्वत को देह मान लिया, आकाश को मस्तक मान लिया, 10 दिशाओं को 10 भुजा मान लिया। ये क्या कोशिश है। अपने यहाँ उत्तर भारत में दुर्गा की 8 भुजाएं होती हैं, आपने मूर्ति देखी होगी। लेकिन निराला पर बंगला संस्कृति का अद्भुत प्रभाव था। राम की शक्ति पूजा में भी आप देखें तो कृतिवास ओझा के रामायण का ही प्रभाव है। अब इसको दूसरे रूप में लीजिए, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रेरणा से चालित थे या निराला वेदांतवाद से चालित थे, आध्यात्मिक भी थे। तो ऐसे में उन्होंने 10 दिशाओं को, प्रकृति की दिशाओं को पार्वती की 10 भुजाओं के रूप में देखा। ये एक संकेत था कि हे भारतीय मानव, तुम्हारे लिए सभी दिशाएं खुली हुई हैं और तुम प्रकृति की ही मौलिक साधना करो। उसके लिए जरूरी है दृढ़ आराधन करो। दृढ़ आराधन कैसे होगा? क्योंकि अपने भीतर और बाहर को जोड़ो। जैसे राम शक्ति की जब साधना करते हैं तो उससे पहले उन्हें जामवंत समझाते हैं कि आराधन का 2 उत्तर दृढ़ आराधन से तुम करो समाराधन। समाराधन क्या है? योग और भक्ति। इसलिए राम जब शक्ति की साधना कर रहे हैं तो एक तरफ हठ योग साधना कुंडलिनी जागरण का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाह्य भक्ति, एक एक चरण जाप के बाद एक एक पुष्प चढ़ाते हैं, इंदिवर कमल चढ़ाते हैं। ये क्या कोशिश थी? निराला दर्शाना चाह रहे थे अपनी इस रहस्यात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, कि हे राष्ट्रीय जनता, यदि तुम्हें स्वाधीनता चाहिए तो आत्मबल यानी भीतर की शक्ति और बाह्य बल यानी मानव शक्ति, अपने मानव संसाधन को समझो। तुम्हारे पास अकूत प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनका जरा समायोजन तो करो। मानव संपदा, प्राकृतिक संपदा, ये दोनों मिल जाए तो उस समाज को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आप देखें कई स्तरों पे जोड़ते हैं। और फिर वही कोशिश है कुकुरमुत्ता में भी। क्या कोशिश है? वहाँ भी अद्वैत का भाव है। वहाँ भी यह कोशिश है कि भाई यहाँ तकरार न हो। क्या तकरार? मानवता के बीच तकरार न हो, मानवता आपस में टकराए नहीं, उलझे नहीं। तो दोस्तों, आप कई जगह जो प्रतीक देखते हैं कि निराला क्यों प्रतीक चुनते हैं, तो इसका अर्थ भी वही है कि राष्ट्रीय पराधीनता के काल में हम अपनी बात नहीं कह सकते थे। अब जब भी कोई कविता लिखते हैं निराला तो उसकी समस्याएं शाश्वत रही। चाहे राम की शक्ति पूजा कविता लिख रहे हों, चाहे कुकुरमुत्ता, आज भी देखिए हम विचारधारा में बंटे हुए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। हम समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने में इतने खोए हैं, इतने स्वार्थी आत्म केंद्रित लोग हैं कि समाज की समस्याओं से बेखबर हैं। तो जैसे हम आज विचारधाराओं में बटे हैं, तब भी बटे थे। निराला की कविताएं विचारधाराओं को खत्म करके संपूर्ण मानवता को एक होने का संदेश देती हैं। करेक्ट है दोस्तों? लिखा गया कि निराला तत्समनिष्ठ भाषा में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने शब्दों की जाति और शब्दों के गोत्र का परहेज नहीं किया। जरूरत पड़ने पे तत्सम शब्द भी, जरूरत पड़ने पर तद्भव भी, देशज भी विदेशज, कहीं उगलना, कहीं निगलना, कहीं लक लक, कहीं झक झक, समझिए, कहीं फूटती, कहीं चटकती। जब कुकुरमुत्ता लिखते हैं तो भाषा एकदम देखिए देशज निष्ठ है, तद्भवनिष्ठ। क्या भाषा है? चटकती कलियां, है ना? तो या गाली गलौज की भी भाषा, हालांकि उसका दूसरा उद्देश्य था। निराला मार्क्सवादियों को उन्हीं की भाषा में ही जवाब देना चाह रहे थे। अब जब इतनी बातों को आप देखते हैं तो उनकी कोई भी पंक्ति की व्याख्या कर डालिए। एहतियात के तौर पे, उदाहरण के तौर पर, बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद्य। मान लीजिए ये पंक्ति है, अब इस पंक्ति की व्याख्या करनी है तो देखिए,
बैठे मारुति से लेकर के मान लीजिए आपने पंक्तियों को लिया या परीक्षा में पूछ ली गई पंक्ति, चमके नभ में ज्यों तारा दल। अब इस पंक्ति की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? भावार्थ लिखेंगे कि राम के चरणों में हनुमान बैठे हैं, हनुमान देख रहे हैं कि राम निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं और इसीलिए हनुमान खुश हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी रचनाकार निराला की हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग राम की शक्ति पूजा में उस सानु सभा के दृश्य से है, जुड़ा हुआ है, जहाँ युद्ध के पहले दिन या राम रावण के युद्ध के पहले दिन युद्ध समाप्ति के पश्चात राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ शिविर की ओर लौटते हैं। सानु सभा में लोग बैठे हैं, राम बीच में बैठे हैं, सभासद उन्हें घेर कर, ताकि अगले दिन के युद्ध पर विचार किया जा सके, उसकी रणनीति बनाई जा सके। युद्ध में जो राम की दशा थी उस दशा को लेकर के राम निराश हैं, इसीलिए मौन हैं। उनके चेहरे पर मानो कालिमा पुती हुई है। जिस राम के चेहरे में इतना सौंदर्य है कि कमल की शोभा को भी जो लज्जित कर दे, आज उसी राम के चेहरे पर कालिमा है, निराशा है। मानो उनके भीतर हृदय का जो भाव है या हृदय का अंधकार या वहाँ की जो निराशा है वह चेहरे पर उतर आई है। हनुमान सेवक होने के कारण राम के पैरों में बैठी, किंतु उन्हें राम के भीतर के भाव नहीं समझ में आते। अब देखते हैं हनुमान कि राम साधना के बीच भी साम्यता को स्थापित किए हुए हैं। बाएं में दायां, दाएं में वाम, साधना मध्य भी साम्य कपि गदगद। वास्तव में निराला दो तरह का अर्थ यहाँ या दो तरह के संकेत देना चाह रहे थे। ये पंक्तियाँ संकेत देती हैं कि एक तो उस समय के समाज में निर्गुण और सगुण के बीच अद्वैत की आवश्यकता थी, यानी साधना के स्तर पर या धर्म भक्ति के स्तर पर भारतीय समाज बटा हुआ था, सांप्रदायिकता का शिकार था। यदि साधना के भेद को खत्म कर दिया जाता तो भक्ति के भेद खत्म हो जाते, और भक्ति के भेद के खत्म होने से ही भक्तिकालीन कवियों ने क्या किया था? इस भेद को खत्म किया था। और दूसरा संकेत यह दिया कि कहीं ना कहीं जो राम का निर्गुण और सगुण रूप दोनों है, या राम को यह निराला दर्शाना चाह रहे थे कि निर्गुण सगुण दोनों के समाहार हैं, तो ये दो विचारधाराओं के समाहार का संकेत था। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में दो शक्तियाँ किस प्रकार विघटित थीं। यदि दोनों एक हो जाती तो स्वाधीनता के लक्ष्य को हासिल करना इतना कठिन नहीं था। अब देखिए, छायावादी रचनाकार होने के कारण निराला में अद्वैत का भाव है, राष्ट्रीय जागरण की कोशिश है, कहीं ना कहीं रहस्यात्मकता, आध्यात्मिकता है, कहीं ना कहीं इसमें मय शैली का भी भाव है, कहीं ना कहीं इनमें प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा तत्समनिष्ठ है, मुक्त छंद शैली है। लिख सकते हैं आप। व्याख्या में क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं, व्याख्या में आप प्रतीकार्थ लिखते हैं, व्याख्या में आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए सरोज स्मृति की पंक्ति हो, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। तो भाई आप दिखा सकते हैं कि छायावादी रचनाओं के कारण इसमें वेदनावाद है, पीड़ावाद है। कहीं ना कहीं निराला सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करते हैं इसमें। इसका कारण क्या है? दहेज प्रथा, जिसके कारण बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाते। अभाव में गरीबी के कारण यक्ष्मा या टीबी का शिकार होकर के बेटी गुजर जाती है। फिर आप इसी में दिखाते हैं कि ये जो वेदना है या मय शैली है, ये छायावादी विशेषता, इसीलिए मय निरर्थक था। चूँकि छायावादी रचनाकारों ने उत्तम पुरुष शैली में अपनी बातों को कहने की कोशिश की। अब निराला दर्शाते हैं यहाँ भी राष्ट्रीय जागरण। पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, लक्कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, लख न सका वे दृग विपन्न। राष्ट्रीय जागरण निराला की कविताओं में कभी उपेक्षित नहीं होता। सरोज स्मृति में भी निराला यह दर्शा रहे थे कि कहीं राष्ट्र का अहित न हो जाए मेरे स्वार्थ साधना में, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में मेरी कविताएं राष्ट्रद्रोह से न जुड़ जाएं। इसलिए ना तो श्रृंगारिक कविताएं लिखते हैं, ना अश्लील, बल्कि उनकी कविताओं में राष्ट्रीय जागरण प्रखर है।
गरीबों का दर्द प्रखर है, इसलिए लख न सका वे दृग विपन्न। छीण का कभी न छीना अन्न, इसलिए लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। भाषा तत्समनिष्ठ है, प्रतीकों का प्रयोग है, बिंबों का प्रयोग है, कल्पनाशीलता है। कहीं ना कहीं उस कविता में भी एक अद्भुत कल्पना है, एक आध्यात्मिकता है। पुत्री की चर्चा गीता से करते हैं, तो कोशिश कीजिए एक बार अब फिर लिखने की। हालांकि आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। अब जब मैं आऊँगा तो यहाँ पंक्तियाँ लिख करके बताऊँगा कि कैसे इसको तोड़े जोड़ें, है ना। और वो दूसरी चीज़ की मोहन राकेश के नाटक की मूल संवेदना और प्रसाद की मूल संवेदना पर काम रह गया है, उसको भी जल्दी निपटाएंगे। दोस्तों, 10 तारीख के लिए मैं कोई नया प्रश्न नहीं दे रहा हूँ। 10 के लिए फिर से निराला की कविताओं की एक बार व्याख्या लिखिए, ये मेरी आपसे विनती है। घबराइए नहीं। कबीर पर, निराला पर ध्यान से सुनिए, तुलसीदास पर, सूरदास पर, इन पर ढंग से आप काम कर गए, जयशंकर प्रसाद पर, तो गद्य पद्य के लिए, कविता के लिए समझ लीजिए आपने काम पूरा कर लिया। तो इन पर थोड़ी मेहनत एक बार और करते हैं। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं। तो इस बार मोहन राकेश के नाटकों की मूल संवेदना को देखेंगे और प्रसाद की ऐतिहासिकता को देखेंगे, उनके ऐतिहासिक नाटक क्यों लिखे गए।